नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इस वीडियो के अंदर हम टोटल में 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, दूसरा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और तीसरा है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में। देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसको 2 कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में रखा गया है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कितना होगा, वेक्टर ई नोट। ठीक है, ये चीज आपको पता है। जब क्या करते हैं बेटा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखते हैं तो उसके अंदर पोलराइजेशन हो जाती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। देखिए कैसे, ऐसे कुछ इस प्रकार से। ये पोलराइजेशन किस वजह से होती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन मॉलिक्यूल्स पर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, उस टॉर्क की वजह से ये सभी मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार से अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात बेटा, अब देखो ये जो इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या कर रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, वेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इट गेट्स पोलराइज्ड, तो वह पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है इन ए पोलराइज डाइलेक्ट्रिक ईच एटम गेट्स स्ट्रेच्ड। कहता है प्रत्येक पोलराइज डाइलेक्ट्रिक के अंदर, यानी कि अब यहाँ पर पोलराइजेशन हो चुकी है तो प्रत्येक जो डाइलेक्ट्रिक है वो स्ट्रेच है, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी ही है कि ये इस नेगेटिव चार्ज को इसके अंदर से डिटैच नहीं कर सकता, यानी कि निकाल नहीं सकता। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। इसको हम 2 स्टेप्स में समझेंगे। सेकंड स्टेप देखिए क्या है। अगर हम बेटा क्या करें, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो वहां पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो जब हम क्या करेंगे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल था हमारा, जो कुछ इस प्रकार से स्ट्रेच था, उसके अंदर से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल आएगा। ठीक है, और किधर मूव करेगा, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज बच गया है किधर मूव करेगा, इस नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, हर एक जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, यानी कि जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, तो अगर उसकी इंटेंसिटी को हमने इतना इंक्रीज कर दिया कि उसने नेगेटिव चार्ज को इसके अंदर से डिटैच कर लिया, एटम के अंदर से नेगेटिव चार्ज को अटैच कर लिया, यानी कि वहां पर आयनाइजेशन हो गई, आयंस बन गए। नेगेटिव आयन को तो पॉजिटिव प्लेट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और नेगेटिव जो चार्ज है इसने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती थी, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती थी कि जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ प्रोड्यूस होता था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता था। लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के बाद ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, यानी कि उस एटम से नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल लिया। ठीक है, यही आपका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने के बाद ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो थी डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव नहीं करेगी, ये कंडक्टिंग स्लैब की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाएंगे, द एटम्स आर फर्दर स्ट्रेच्ड, एटम के बीच में स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ज्यादा लगेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टू हाई, कहता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम ज्यादा हाई कर देंगे, द इलेक्ट्रॉन्स गेट डिटैच फ्रॉम द एटम, इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकलाएंगे, एंड एटम्स बिकम्स पॉजिटिव आयन, और एटम पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, इसी को हम इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। ओके, अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा, हमने यहाँ पर 200 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि उस टाइम पर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू नहीं हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया। अब कितना कर दिया हमने, 250 न्यूटन पर कूलम। जब हमने 250 न्यूटन पर कूलम किया तो उस टाइम पर भी आप क्या देखते हैं कि मान लीजिए इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स डिटैच नहीं हो रहे, यानी कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वहां पर नहीं हो रहा। लेकिन अब जैसे ही इसको और इंक्रीज करेंगे तो 300 न्यूटन पर कूलम पे मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से डिटैच होने शुरू हो गए, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करता हूँ, किस पे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर, 300 न्यूटन पर कूलम पे। लेकिन अगर मैं इसको 299 करके देखता हूँ
ठीक है। तो अगर 299 कूलम पे आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन्स डिटैच नहीं हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये एक ऐसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, कितना 299, 300 करते ही तो इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन 299 कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उनसे डिटैच नहीं होते, यानी कि 300 करते ही डायइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, 299 करते हैं तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होता। तो 299 वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके देने पर वहां पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये किसी डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ है, यानी कि वो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कोई डाइलेक्ट्रिक सहन कर सकता है, ठीक है। सिंपली आप कह सकते हो कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कोई डाइलेक्ट्रिक सहन कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो क्या कहलाएगी, उसकी स्ट्रेंथ, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हमने क्या लिखा यहाँ पे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। कहता है बेटा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसी डाइलेक्ट्रिक को हम अप्लाई कर सकते हैं जिस पर कोई भी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं अकर हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि ऐसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर कोई किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन नहीं होता, ऐसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होता, उसको हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, अब देखिए बेटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, ई ब्रेकडाउन, यानी कि ऐसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे पहले ब्रेकडाउन नहीं होता है, जिस पर ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल अपॉन में डी या डिस्टेंस। देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नॉर्मल रिलेशन होती थी, उसी पर बेस्ड है, E इजिकल टू वी बाई एल, ठीक है। तो वी क्या है बेटा, वो मैक्सिमम पोटेंशियल जो किसी डाइलेक्ट्रिक को देने पर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स डिटैच ना हो या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है, उस ये वी यहाँ पर उस पोटेंशियल को बता रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, आप जानते हैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, वेक्टर ई इजिकल टू में वेक्टर ई नोट माइनस वेक्टर ई आई। वेक्टर ई नोट क्या है यहाँ पर, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आई क्या है यहाँ पर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए वेक्टर ई नोट, ये रिलेशन होगी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपको पता है कि वेक्टर ई नोट किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट एन कैप, ठीक है, और वेक्टर ई आई किसके इक्वल होता है, सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नोट। क्यों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वजह से था, इंड्यूस चार्जेस की वजह से, तो हमने इसको क्या लिख दिया, सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नोट इनटू में एन कैप, ठीक है बेटा। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। जब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ई इजिकल टू में क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट एन कैप माइनस सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नोट इनटू में एन कैप। देखो सिग्मा और आई मल्टीप्लाई में नहीं है, इसकी एडी के पास हमने इसको आई को लिखा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो चार्ज डेंसिटी है वो किसकी वजह से है, इंड्यूस चार्जेस की वजह से है, ठीक है। तो अब रिलेशन क्या बनेगी, वेक्टर ई इजिकल टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट एन कैप माइनस सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नोट एन कैप। अगर मैं यहाँ से एन कैप को बाहर निकाल दूं, कॉमन ले लूँ, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नोट इनटू में एन कैप, ठीक है। अब हम क्या करें बेटा, दोनों साइड वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन कैप ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड ले लेंगे हम। तब क्या होगा, हम वेक्टर एन कैप के साथ क्या ले लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर ई इजिकल टू में वेक्टर ई इंटू में एन कैप, या ये कह लीजिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये एज इट इज, एन कैप भी एज इट इज। अब क्या करेंगे, इसके साथ एक और एन कैप लगा देंगे जिसका कि हम इसके साथ क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि अगर दो सेम वेक्टर्स का हम क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया रिलेशन नंबर 2। नाउ
वी नो दैट। आपको पता है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है वो किसके इक्वल होती थी, पोलराइजेशन वेक्टर पी के इक्वल। ठीक है, लेकिन जब उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर पी डॉट एन कैप। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा सर ये एन कैप कहाँ से आया, तो आपको बता देता हूँ। अगर देखिए जैसे कि आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ए कैप बी कैप का, या ये कह लीजिए आई कैप यही मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हम क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ए बी, इसका मैग्नीट्यूड इंटू में इसका मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। लेकिन आपको पता है कि पोलराइजेशन वेक्टर यानी कि जो अलाइनमेंट होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। तो वेक्टर पी की और वेक्टर एन की डायरेक्शन एक होगी, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी इंटू में 1 कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा यानी कि पोलराइजेशन वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, कोस 0। ठीक है, तो ये वेक्टर पी डॉट, अच्छा अब ये क्या बन गया, सिर्फ पी। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर जैसा कि हम उस रिलेशन के अंदर बताते थे, सिग्मा आई इज इक्वल टू में पी, ये हमारी रिलेशन आई थी। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हमने इसको इस प्रकार से सोल्व किया था, लेकिन इसको हम सिंपली वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर पी डॉट वेक्टर एन कैप। ठीक है, तो देयरफॉर सिग्मा आई इज इक्वल टू में वेक्टर पी डॉट वेक्टर एन कैप। ये रिलेशन में नहीं है, डेरिवेशन में नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो इस वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, इस वैल्यू को, इस सिग्मा आई की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो करो पुट, क्या आ जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एन कैप। इक्वेशन नंबर 2 यही है ना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वेक्टर पी पोलराइजेशन वेक्टर इनटू में एन कैप अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेटा, इस राइट हैंड साइड में 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में सिग्मा माइनस वेक्टर पी डॉट एन कैप, है ना। तो अगर मैं क्या करूं, इस एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट साइड में ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इनटू में वेक्टर ई डॉट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू में सिग्मा माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर एन कैप। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई वेक्टर ई इंटू एन कैप, या वेक्टर ई डॉट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू में सिग्मा माइनस वेक्टर पी डॉट एन कैप। ठीक है, इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई एन कैप माइनस वेक्टर पी डॉट एन कैप इज इक्वल टू में सिग्मा। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा, एन कैप को मना सकता है, तो एन कैप को मना जाएगा तो क्या होगा, सॉरी ये जब इधर से देखो माइनस का था, इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का। तो अब यहां से एन कैप को कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, एन कैप इंटू में एप्सिलॉन नॉट ई प्लस वेक्टर पी इज इक्वल टू में सिग्मा। ठीक है, एन कैप के साथ इन सब का क्या था, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए अब यहाँ पर इस टर्म को हम लिख सकते हैं एन कैप डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू में सिग्मा। ठीक है, वेयर अब यहाँ पर जो वेक्टर डी है क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर डी इज इक्वल टू में किसकी जगह लिखा हमने, इसकी जगह पे, तो वेक्टर डी किसके इक्वल होगा, इस पूरी टर्म के, यानी कि वेक्टर डी इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट ई प्लस में वेक्टर ऑफ पी। ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन आ गई किसके लिए, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। आगे की जो वीडियोज हैं या आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।